क्या है सिविल सर्विसेज। एक बारी फिर से आपका इन स्ट्रैटेजी वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम के बारे में। जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्या आपके लिए कोचिंग ज़रूरी है? क्या सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम हो सकता है या मेंटरशिप से काम चल सकता है? इन सभी पहलू पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं। जब हम इस जर्नी में उतरते हैं तो राइट प्रेपरेशन मेथड इज़ क्रूशल फॉर दिस सक्सेस। तो आप जो भी मेथड ऑप्ट कर रहे हो वो इतना स्मूथ होना चाहिए और जर्नी को इतना आसान बनाने वाला होना चाहिए ताकि आप अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच पाओ। और जब भी हम इस एग्ज़ाम में आने की बात सोचते हैं तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन का हमारा जो वेस होना चाहिए इस बेसिस पर होना चाहिए कि टाइम और मनी जो इसमें खर्च होनी है। दूसरा, हमें फैमिली का सपोर्ट क्या है। तीसरा, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। और चौथा, हमारी पर्सनैलिटी के क्या ट्रेड्स होने चाहिए। हम स्मार्ट भी होने चाहिए, हार्ड वर्कर भी होने चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। अगर पैसा ही कमाना है तो पैसे कमाने के और भी बहुत सारे जरिया हो सकते हैं। यहाँ तो आपको सोसाइटी की सर्विसेज के लिए आना है। तो जब भी हम इस तैयारी में आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या कुछ इसके नुकसान है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज मिलेगी, एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस मिलेगी, डाउट इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे और पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा जहाँ पे एक हेल्थी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। रेडीमेड स्टडी मटेरियल एंड नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर को इंक्लूड करके। और रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है जहाँ पे आप अपने आंसर को रेगुलरली इवेलुएट करवाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ एक छत के नीचे आपको मेंटरशिप, क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिलता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि डिसिप्लिन मैनर में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो और उसको एंड करते हो। और अगर इसका हम कुछ ड्रॉबैक्स देखें तो सबसे पहला क्या है कि इसकी कुछ कॉस्ट पड़ती है। आपको कोचिंग लेनी है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वहाँ रहना, खाना और कोचिंग का खर्चा उठाना पड़ेगा। और कई बार जेनरिक स्ट्रैटेजी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक ग्रुप के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग से ही क्लासरूम होगा। आपको एक ही क्लासरूम में बैठना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ये भी एक इसका प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बार एक जो पढ़ाई की पेस होती है उसका भी एक इशू रहता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्लो पेस से पढ़ना चाहता है, कोई ज़्यादा स्पीड पेस से पढ़ना चाहता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब आप टीचर से या मैनेजमेंट से बात करते हैं कोचिंग में तो आपकी बात तो समझते हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देते हैं। और एक जो लास्ट प्रॉब्लम इसकी ये है, जो मैं भी समझता हूँ कि कई बार ये हो जाती है, बच्चे कई बार ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग के ऊपर। एक बात आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि जो कोचिंग होती है उसका एक लिमिटेड रोल होता है। उसके बाद आपको अपनी क्रिएटिविटी भी लगानी पड़ती है, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, तो वो ज़रूरी रहता है। तो हर चीज़ के लिए आपको कोचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है रोड मैप एंड टाइमलाइन। तो जो मेरा पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एस्पिरेंट, एज ए टीचर, एज ए कंटेंट राइटर, तो मुझे ये लगता है कि जो ये तैयारी है ये एक पूरी प्रोसेस है, ये एक टाइम लेती है। जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 8-9 महीने का वक्त लगता है। और जब हम उस तैयारी को करने के बाद एग्ज़ाम में उतरते हैं तो एग्ज़ाम भी एक लंबी प्रोसेस है। कम से कम 7-8 महीने का जो टाइम है एग्ज़ाम की प्रोसेस को पूरा करने में भी लगता है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो यहाँ हमने ये नोटिस किया है कि अगर आप एक स्ट्रेच में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्षमता रखते हो तो भी आपको 18 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है, इन 18 मंथ को हाइपोथेटिकली स्टार्ट किया है मई से और एंड किया है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में। तो ये एक पूरी साइकिल बनती है जो कि 18 मंथ की बनती है। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे इस रोड मैप के अंदर फिट करने की कोशिश करना। तो उसमें प्री आएगा, मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा और एक फाउंडेशन लेवल की प्रेपरेशन आएगी। तो इसको मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में। तो जो पहला पार्ट है इसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आप अपना फाउंडेशन कोर्स करोगे। और इस फाउंडेशन में क्या होगा, आप बेसिक जो कोर एरियाज़ है उनको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उनके छोटे नोट्स बनाओगे और जो कोचिंग होगी उसकी हेल्प लोगे। तो ये सारा आएगा इसके अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिमाचल जी के इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको 10th के बाद उन्होंने नहीं पढ़ा होता, अब वो पढ़ने जा रहे होते हैं।
या कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से या कोई मेडिकल बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, तो ये समझ लीजिए आपको यहाँ से स्क्रैच से ही सारा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम चलेगा वो चलेगा मई से लेकर नवंबर मंथ तक। तो ये बनेगा 7 मंथ का टाइम। तो 7 मंथ में आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और इस फाउंडेशन का बेनिफिट ये होगा, आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो 100% कवरेज हो जाएगा और 60% आपका मेंस का भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि नवंबर तक ये आपका फाउंडेशन कोर्स चलता है, तो इसी के अंदर इन्हीं 7th मंथ में आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करना है। अब ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट वेरी करता है, कोई 2 महीने के बाद स्टार्ट करता है, कोई 3 महीने के बाद स्टार्ट करता है। तो मैं आइडियली ये समझता हूँ कि जब आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाता है, कम से कम 3 महीने के बाद आपका ऑप्शनल स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होने में टाइम लगता है वो 4 मंथ लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अगस्त में स्टार्ट करेंगे तो नवंबर तक आपका ऑप्शनल क्लियर हो जाएगा। तो मई से लेकर नवंबर तक आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेंस का 60% और प्री का 100%। अब आगे बढ़ते हैं दिसंबर से लेकर फेब तक। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए, दिसंबर को क्रॉस करके हम दूसरे साल में आ गए। तो फेब तक का जो टाइम होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो 40% हमने मेंस यहाँ पे कवर नहीं किया था वो हमको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। साथ में CSAT भी पढ़ना पड़ेगा, और जिसकी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है उनको हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम मार्च से लेकर जून तक का जो महीना होगा। अब हमें पता है कि जून या जुलाई में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे हमें मेंस की तैयारी छोड़नी पड़ेगी और सीधा प्री की तरफ स्विच करना पड़ेगा 100%। अब इसमें क्या करेंगे, प्रीलिम्स का सारा रिवाइज करोगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, CSAT पढ़ेंगे, ताकि ये हो कि जिस दिन आप प्री का एग्ज़ाम दे के आओगे उसी दिन आप कंफर्म हो जाए आपका प्री क्वालिफाई हो गया है, आप सीधा आप मेंस की प्रेपरेशन करोगे। और प्री दे के जब आओगे फिर आप पहुंचोगे लास्ट स्टेज में, जो चलेगी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। और हम एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर और नवंबर में मेंस हो जाता है। जब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ हमने सब कुछ फाउंडेशन में पढ़ रखा होता है, मेंस का सिलेबस हमारा हो रखा होता है और ऑप्शनल भी हमने पहले पढ़ लिया था। हाँ, बीच में हमने प्री के लिए फोकस भी किया था। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपनी आंसर राइटिंग सीखेंगे। तो आंसर राइटिंग के कुछ प्रोग्राम चलते हैं, जैसे हमारा ऑसम प्रोग्राम चलता है आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टर। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे ऑप्शनल और GS पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे मेंस के लिए, और रिवीजन आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर पर अपना आप मेंस दोगे और फिर जाके आगे दिसंबर जनवरी तक आपका इंटरव्यू भी आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक 18 मंथ का जो एक साइकिल है ये पूरा करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोचिंग वालों के लिए ही है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप मेंटरशिप कर रहे हो तो भी आपको यही पूरा करना पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कोचिंग में चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है और इजीली आपके लिए जो कंटेंट मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता है, नोट्स है या टेस्ट सीरीज है वो आपको इजीली मिल जाती है। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है और इधर उधर से कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है, पर जो तरीका है वो एक ही लगता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जब आप कोचिंग में हो तो 18 मंथ होगा और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है और आज के डेट से सेल्फ स्टडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल है वो वैसे भी अवेलेबल रहता है ऑनलाइन और आप ऑनलाइन माध्यम से गाइडेंस भी ले सकते हो। हाँ, अगर इसके बेनिफिट देखें हम तो सबसे पहला बेनिफिट है टोटल फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी पे सेट कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है और डेवलप डिसिप्लिन एंड रिसोर्सफुलनेस, फ्रीडम टू सिलेक्ट स्टडी मटेरियल, आपकी चॉइस है किसका मटेरियल आपको अच्छा लगता है, क्या आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, क्या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेकर आना है। एक्सेस टू फ्री प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे फ्री के प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आप एक्सेस दे सकते हो। हाँ, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले क्या है, फ्लो डाउट रेजोल्यूशन। तो जो आपके डाउट है वो इतनी इजीली क्लियर नहीं हो पाते जितने कि एक टीचर के साथ रह के हो सकता है। रिसोर्स ओवर एक्सपोजर, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। नो पीयर कंपटीशन, स्टैग्नेशन और बर्नआउट, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देते हैं तो हम स्टार्ट तो कर देते हैं पर 3-4 महीने के बाद जो हमारी लिमिट होती है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, वहाँ से हमें आगे पता नहीं चलता कि आपको करना क्या है आगे बेसिकली। फिर है लैक ऑफ इवैल्यूएशन, तो आप अपनी तैयारी को, अपने नोट्स को, अपने आंसर को किसी से इवैल्यूएट नहीं करवा सकते ईजिली। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ स्टडी व्हाट यू नीड।
अगर आपने सेल्फ स्टडी करने का सोच ही लिया तो आपके पास क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसके दम पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो? तो सबसे पहले क्या है जी, स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन। दूसरा है क्लियर टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्रस्टेड बुक्स एंड रिसोर्सेज, रेगुलर मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो। पीरियोडिक मेंटरशिप एंड डायरेक्शन भी आपको मिलनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ कर रहे हो, दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप अच्छी तरह से मोटिवेट होने चाहिए। हाँ, आपके पास फिर भी गाइडेंस होनी चाहिए कहीं ना कहीं से, ताकि आप लॉस ना हो जाए। बहुत सारे कंटेंट मटेरियल है, उसमें से आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखें यहाँ पे सेल्फ स्टडी की, वो ये दिखती है कई बारी। सबसे पहले है टू मैनी रिसोर्सेज, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे और कई बारी फ्रेगमेंटेड नॉलेज एंड गाइडेंस ही मिलती है, क्योंकि अगर हम 3-4 जगह से गाइडेंस लेने स्टार्ट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बट इसको भी हैंडल किया जा सकता है जब आप अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एग्जाम को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके लिए प्लान, स्ट्रेटजी और अच्छे नोट्स रखेंगे, तो ये भी जो ये कॉमन मिस्टेक है ये भी रिजॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटरशिप। तो आज की डेट से मेंटरशिप भी ली जा सकती है, उसका भी एक तरीका है। तो मेंटरशिप ज़्यादातर उनके लिए बेनिफिशियल रहती है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो वो लोग जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस लिखे हैं और बहुत सारे बारी प्री दिया है पर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, बट उनकी तैयारी है। अब उनको लगता है कि बस हमें सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। बट जो मैं समझता हूँ कि जिनको भी स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी, जो बिगनर है, उनको एक फाउंडेशन कोर्स ज़रूर करना चाहिए और वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेंटरशिप वाला प्रोग्राम। इसका भी सेम देखते हैं इससे क्या बेनिफिट है और क्या इसके कुछ ड्रॉबैक है। तो इसके जो बेनिफिट है, सबसे पहला है जी कस्टमाइज स्टडी प्लान। आपके लिए कोई स्टडी प्लान करेगा और टारगेटेड फीडबैक मिलेंगे और मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता रहेगा आपको अपने मेंटर से। अफोर्डेबिलिटी होगी, आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एक्सपर्ट की स्ट्रेटजी के साथ, और साथ ही साथ क्या होगा, आइडियल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और टाइम एफिशिएंसी भी इसमें रहती है। और अगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखें, सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें ये आता है मेंटर अवेलेबल होना। अगर आपने किसी को मेंटर बना भी दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है। तो कई बार आपको मेंटर की ज़रूरत है इसी टाइम, पर मेंटर उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसका चैलेंज रहता है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, क्योंकि मेंटर 1 या 2 हो सकते हैं, बट इन तैयारी में हमारे जो सिलेबस के जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें कई बार चैलेंज ये आती है क्या 2 मेंटर हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर गाइड कर पाएंगे, तो ये एक चैलेंज रहता है। और लास्ट है वेरिंग क्वालिटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफर इनकन्सिस्टेंट मेंटरशिप। तो मेंटरशिप को कई बार चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस इंस्टीट्यूट से मेंटरशिप ली जा सके। हमें थोड़ी सी सूझबूझ रखनी पड़ती है ताकि हमें एक अच्छा मेंटर मिल पाए। हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेंटरशिप ही कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल है और जो बड़े लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या तो मेंस में रह रहे हैं या तो वो इंटरव्यू में रह रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो ऑफलाइन मोड में जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आप टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। आप जहाँ पढ़ने जाते हो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको एक पीयर ग्रुप मिलता है और उनके साथ स्टडी कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, तो बहुत सारे आपके फ़ायदे हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके रिसोर्सेज टाइम अलाउ नहीं करता तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही आना है, तो ऑनलाइन में भी आपको ये सारी सुविधाएं मिलती रहती है। जल्दी से इसको देखते हैं ऑफलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन है, फिक्स टाइमिंग है, आपको पता है 1 बजे से लेकर आपकी 5 बजे तक क्लास है तो है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है और वीकेंड में आपने टेस्ट देना है, और रियल टाइम इंटरेक्शन विद फैकल्टी होगी, स्ट्रॉन्ग पीयर कंपटीशन हो गया, ईजियर टू गेट डाउट रिजॉल्व, और लाइव फीडबैक मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं और आंसर राइटिंग करवाने को मिलती है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, सुटेबल फॉर प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि वैसे तो आज की डेट से जो क्लासेस चलती है वो हाइब्रिड चलती है। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हो तो उसमें आपको ऑनलाइन ही मिलेगी और रिकॉर्डेड मिलती है। हाँ, अगर वो ऑनलाइन ही जा रहा है तो उसको ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड मिलती है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप अपने जो क्लासेस है वो अटेंड नहीं कर पाते, तो बाद में जाके अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ये आपको बेनिफिट रहता है इसका। और आपको ट्रैवल नहीं करना, लिविंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको, पीयर सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा इसमें, सेल्फ रेगुलेट स्टडी टाइम करना पड़ेगा आपको, गुड फॉर रिमोट एरिया स्टूडेंट्स। तो ये इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर आपने फाइनल थॉट देना है, चूजिंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर कोचिंग चूज़ कर रहे हो
तो आपको ये ध्यान रखना है कोचिंग चूज़ करते हुए, क्या रेडीमेड स्ट्रक्चर आपको चाहिए और कम्पिटिटिव इकोसिस्टम चाहिए, कैन इन टाइम एंड मनी, और क्या आप डे 1 से ही एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हो। और अगर आपको सेल्फ स्टडी चाहिए तो इसमें ये देखना है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है और ऑलरेडी हैव बेसिक्स, आपने पढ़ रखा है। कैन यू क्यूरेट योर ओन प्लान एंड मटेरियल, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप प्लान बना सकते हो, स्ट्रेटजाइज कर सकते हो और कंटेंट और मटेरियल तैयार कर सकते हो। हाँ, अगर आप तैयार भी नहीं कर सकते तो आप एक अच्छा मटेरियल मंगवा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। वांट टू अवॉइड कोचिंग कॉस्ट, अगर आपको मेंटरशिप की तरफ जाना है तो सिर्फ आपको ज़रूरत होनी चाहिए किसकी, फीडबैक एंड स्ट्रेटजी की। आर रिपीटिंग अटेम्प्ट और वर्किंग फुल टाइम प्रोफेशनल, आपने बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है आप, तो आप मेंटरशिप की तरफ जा सकते हैं। कैन मैनेज सेल्फ स्टडी बट नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, तो आपको पता है कि मैं सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली एक बारी कि कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं और सेल्फ स्टडी के क्या है और मेंटरशिप के क्या है। मिक्स एंड मैच वर्क बेस्ट। तो जब हम इस तैयारी में आते हैं तो कोचिंग का एक अपना रोल रहता है। जितनी मर्जी कोचिंग ले लो, आप कहीं से भी ले लो, आपको सेल्फ स्टडी एक दिन करनी ही करनी पड़ेगी। जब आपकी सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, आपके गाइड ज़रूर होने चाहिए, आपके मेंटर ज़रूर होने चाहिए जो आपकी बात सुने, आपको मोरली सपोर्ट करे। जहाँ आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स है, जहाँ आप कुछ लो फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक गाइड का रोल आता है। तो जैसे मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पहले हमारा फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए अपनी सेल्फ स्टडी में ही गुम हो जाते हैं। फिर जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, प्री में किस तरह का एक स्ट्रेस लेवल रहता है, किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, मेन से किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, इंटरव्यू के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, तो वहाँ पे ज़रूर मेंटर और एक अच्छे गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से आप तीनों मेथड को अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के साथ, चाहे कोचिंग ले लो या किसी एक्सपर्ट से पूछ लो जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पहले दिया है, एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचा है। अगर आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आपको ये जानना है कि किस तरह से सेल्फ स्टडी की जाती है और कौन कौन सा अच्छा मटेरियल है। फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एक टाइम के बाद आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। जो भी आपने सेल्फ स्टडी की, स्किल डेवलप किए, उसको इवेलुएट करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपको मेंटरशिप की एक ज़रूरत पड़ती है। और अंत में जो सबसे क्रूशल चीज़ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो, और टेस्ट सीरीज़ जिसमें आप 100% अपने आप को इवेलुएट करते हैं और अपने गाइड के साथ बैठ के उन क्वेश्चंस को, उन आंसर को डिस्कस करता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे और कितना। इस तरह से अपनी तैयारी को आपने हमेशा, अपनी तैयारी को क्या, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ये जांचने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको क्या ज़रूरत है। एटलीस्ट 2 मंथ में एक बारी तो ज़रूर करें। और आपको ये देखना है क्या मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है और कहाँ मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जोट अकेडमी आपको किस तरह से हेल्प करती है। तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं जिसमें हम हॉलिस्टिक तैयारी करवाते हैं, और जैसे ही हमारा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हम मेंस की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट करते हैं, CSAT करते हैं, और कुछ छोटे कोर्सेज और भी रहते हैं जो पेरिफेरल कोर्सेज रहते हैं जिनके बगैर ये तैयारी अधूरी रहती है। क्योंकि जो सिलेक्शन लेता है एंड में उसके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। उनमें से एक प्रमुख स्किल है वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए हमारे अलग से प्रोग्राम चलता है। जैसे हमारे एक ऑसम प्रोग्राम चलता है आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी प्रोग्राम, एक T20 प्रोग्राम चलता है जिसमें हम 20 मार्क्स का डेली क्वेश्चन लिखवाते हैं, और इसी तरह से टेस्ट सीरीज चलती है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की है। और जोट अकेडमी की जो पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो भी आपको समय समय पर मिलती रहती है, उनको भी हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वाली, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। तो इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह से ऑप्ट करना है और कौन से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके लिए बेहतर हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।